अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने पीरियड 3 स्टार्ट किया था टॉपिक और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है और ये स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर आवाज़ लैग करे बीच में तो मुझे फ़ौरन बताइएगा ताकि मैं नेटवर्क स्विच करूं, क्योंकि पिछली क्लास में थोड़ा सा A2 वालों के साथ आपके स्कूल के थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। लैग आवाज़ लैग हो रही थी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें आज। अच्छा, अभी जब ये केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है केमिकल रिएक्शंस का, ऑल्दो आपके रिस्पेक्ट से ज़्यादा बड़ा है, आपको याद करने का इसमें बहुत कुछ है। मेरे रिस्पेक्ट से इतना नहीं है, क्योंकि ये मुझे सिर्फ इक्वेशन समझानी है, आपको बतानी है, याद आपको करनी है। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, इसके लिए मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टॉपिक की आप हेडिंग देख रहे हैं कि आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स के। पीरियड 3 के एलिमेंट्स कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। इन एलिमेंट्स के आपने रिएक्शंस पढ़ने हैं ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, ये मैंने पहले टेबल, नीचे वाला जो टेबल है वो इसी के ऊपर बना दिया है। अभी मैं उस टेबल पे जाऊंगा। उसके बाद आपने जब इन एलिमेंट्स का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया होगा तो उससे ऑक्साइड्स बन गए होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन से ऑक्साइड्स बने होंगे और बाद में आपने उन ऑक्साइड्स की नेचर पता करनी है कि ऑक्साइड में से कौन से ऑक्साइड एसिडिक है, कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं और कौन से ऑक्साइड्स बेसिक हैं। और फिर जब आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो उससे क्लोराइड्स बन गए, और आपने इधर पता करना है कि इनमें से कौन से क्लोराइड न्यूट्रल हैं और कौन से क्लोराइड एसिडिक हैं। तो दैट मेक्स, और इसमें 3 टेबल्स बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब इस पहले टेबल को जरा समझें। इस पहले टेबल में टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। एक्सट्रीम लिखी हुई है जिनके साथ आपने इन्हें रिएक्ट कराना है: ऑक्सीजन, क्लोरीन और वाटर। सबसे पहले ऑक्सीजन वाली रॉ पढ़ते हैं। मैंने इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर 2 कलर कोड्स का इस्तेमाल किया है, ग्रीन और रेड। अगर कोई भी बॉक्स में मैं ग्रीन कलर से इक्वेशन लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन आसान है, वो इक्वेशन स्टूडेंट ने ओ लेवल में पढ़ी हुई है, या उसको डायरेक्ट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको लिखने को आएगी तो इट विल कम टू यू नेचुरली और आप आसानी से लिख लोगे। जैसे कि ये पहला इक्वेशन, अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कि गिव द इक्वेशन बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन, तो कोई भी स्टूडेंट बेसिक केमिस्ट्री जो जानता होगा वो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O बना देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इज द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा MgO। सेम इज द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एंड सिलिकॉन विद ऑक्सीजन, इससे सिलिकॉन 4 ऑक्साइड SiO2, जिसको आप सैंड कहते हैं, वो बन जाएगी। तो ये जो पहली 4 इक्वेशंस हैं इसमें आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी, बिकॉज बीइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ओ लेवल केमिस्ट्री आप ये 4 इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, जानते हैं, समझते हैं। बट द इक्वेशन ऑफ phosphorus with oxygen is new. Students are not introduced to such a product, P4O10 उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता O levels में. So you have to memorize this equation that when phosphorus reacts with oxygen, the product is P4O10, known as phosphorus 5 oxide. ठीक है, this is called phosphorus 5 oxide. इसको P2O5 भी लिखते हैं कभी कभार, P2O5.
The last, but which is again the easier one, everyone knows that when sulfur reacts with oxygen, it produces sulfur dioxide, SO2, and when that SO2 further reacts with oxygen, it produces SO3. So in the first row, only one equation is new, and all the rest are again a repetition. ये क्लियर है बेटा सबको? पहले जरा इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। पहली रॉ क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ लें। So the next is the reaction with chlorine. Again इसमें पहली दो इक्वेशंस आसान है। What happens when Na reacts with Cl2? Everyone knows NaCl form होता है। And when magnesium reacts with chlorine, everyone knows magnesium chloride form होता है। That's easy. बाकी की चार इक्वेशंस, तीन इक्वेशन नई है। And the good thing is कि सल्फर का कोई रिएक्शन क्लोरीन से नहीं है सिलेबस में, तो we just have to memorize three new equations. इस दफा तीन नई इक्वेशंस हैं। एक एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन से, इससे दो प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप, Al2Cl6 लिख सकते हैं या AlCl3 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, एक ही बात है, रेशियो डबल है बस। उसके बाद सिलिकॉन का रिएक्शन क्लोरीन से SiCl4 बनेगा, सिलिकॉन 4 क्लोराइड, और फॉस्फोरस के रिएक्शन में क्लोरीन से PCl5 बनेगा, फॉस्फोरस 5 क्लोराइड। ये इक्वेशन आपके लिए नई है। अच्छा, चाहे ऑक्साइड्स हो इन एलिमेंट्स के, चाहे क्लोराइड्स हो, इन सब में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो ग्रुप नंबर के हिसाब से आ रहा है। सोडियम के सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मैग्नीशियम के सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और इसी तरह सल्फर के सारे कंपाउंड्स में +6 है, फॉस्फोरस के +5 है, क्योंकि जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, आखिरी वैलेंस शेल में, वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर बनता है इन कंपाउंड्स में। ठीक है, कीप दैट इन माइंड, और ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है नीचे थोड़ी देर। अच्छी बात है कि वाटर के साथ रिएक्शन सिर्फ मेटल्स का है, और वो आप ग्रुप 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी आप किसी मेटल को पानी में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसलिए यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम की अगर इक्वेशंस देखें तो आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आपने ओ लेवल्स में और अभी ए लेवल्स में ग्रुप 2 में भी दोबारा पढ़ा है, और आगे इनमें से किसी का भी रिएक्शन पानी से नहीं है सिलेबस में। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ये ऑक्सीडेशन वाली बात मैंने नोट्स में यहाँ लिख दी है, और नोट्स में आपको आज सेंड कर रहा हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ऑक्साइड्स बनाए हैं सारे, इनका हमें बिहेवियर पता करना है। हमें ये पता करना है कि क्या ये ऑक्साइड एसिडिक हैं, क्या ये ऑक्साइड बेसिक है, क्या ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है और एक हमारे पास मजबूरी वाला तरीका है। आसान तरीका ये है कि आप उस ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करें, और उसको डिसॉल्व होने के बाद जो उससे सोल्यूशन तैयार हो उसका पीएच मेजर करें। अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम है, यानी कि एसिड है वो सॉल्यूशन, तो आप ये कहेंगे कि वो ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। अगर उस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा है, यानी कि अल्कलाइन पीएच है, तो आप ये कहेंगे कि वो ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। तो इस तरह आपको उसकी नेचर पता चल जाएगी कि वो ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। सिंपली क्या करना है, सिर्फ पानी में डिसॉल्व करना है और पीएच मेजर करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो पानी में डिसॉल्व ना हो। ठीक है, यानी कि कोई ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल हो, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन 4 ऑक्साइड सैंड, ये पानी में डिसॉल्व होते ही नहीं है। तो अक्सर बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि पीएच जो है वो मेजर ही उन चीजों का होता है जो पानी में डिसॉल्व होती हो, और पानी में डिसॉल्व होने के बाद मेजर होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप किसी चीज का पीएच मेजर नहीं कर सकते, आपको उस चीज को पानी में डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर उस पानी का पीएच मेजर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि
अगर आपको ये पता करना है कि किसी चीज की नेचर क्या है, तो आप एसिड और बेस में डिसॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज एसिडिक ऑक्साइड हुई तो वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होगी और वो बेस में डिसॉल्व हो जाएगी, सही। और अगर कोई बेसिक ऑक्साइड हुई तो वो बेस में डिसॉल्व नहीं होगी, वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएगी। पर अगर कोई चीज एसिड बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाए तो उसको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने यहाँ तक ये बात समझ ली कि हम ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसे मालूम करते हैं। एक है तो पानी में डिसॉल्व करके पीएच मेजर कर लो, और दूसरा है एसिड बेस में डिसॉल्व करके फैसला करो अगर वो इनसॉल्युबल है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा कि ऑक्साइड्स की नेचर कैसे निकाली जाती है। अब हम इस बात पे जाएंगे कि हमारे जो पीरियड 3 के ऑक्साइड हैं उनकी नेचर क्या है, वो क्या निकली इन मेथड से। पहले तो ये बताइए, दो मेथड समझ में आए नेचर ऑफ ऑक्साइड निकालने के। अच्छा, अब हम अपने पीरियड 3 के ऑक्साइड्स की नेचर पता करते हैं। ये यहाँ पे पता हुई भी है, ठीक है। ये 6 इक्वेशन लिखी हुई है। एक्चुअली ये 4 इक्वेशन हैं क्योंकि बीच में 2 इक्वेशन में सिर्फ इनसॉल्युबल लिखा हुआ है। पहली इक्वेशन जो है वो हम सोडियम ऑक्साइड की नेचर पता कर रहे हैं। हमने उसको पानी में डिसॉल्व किया, अच्छी बात है, वो पानी में डिसॉल्व हो गया। और फिर हमने उसकी पीएच मेजर की, सोल्यूशन की, तो वो 14 आई। तो हमने कहा कि सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, सही। इसी तरह हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, वो पानी में डिसॉल्व हो गया। उसकी पीएच थोड़ी 14 से कम आई, 12 आई, जो कि अगेन 7 से ऊपर है। तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी बेसिक ऑक्साइड ही कहा। अगले दो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सैंड सिलिकॉन फोर ऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हुए, इनसॉल्युबल रहे, लिहाजा हमें कोई पीएच नहीं मिल पाया और हम इनकी नेचर के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं कर पाए। फिर फास्फोरस 5 ऑक्साइड। फास्फोरस 5 ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो उससे फास्फोरिक एसिड बनता है और उसका पीएच 3 होता है, विच इज लोअर देन 7। इसलिए फास्फोरस ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में जाने के बाद एसिड बनाते हैं, जिससे एसिड रेन भी पढ़ी है आपने, और उसका पीएच भी 3 या 2 होता है। और इसका मतलब है ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। ये बात आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड, और यही यहाँ दिख रहा है। ये जो दो ऑक्साइड्स हैं जिनके बारे में आप फैसला नहीं कर पाए हैं, इन्हें अब आप एसिड और बेस से रिएक्ट करके देखेंगे। हमारा अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल होगा इनके लिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एसिड में भी डिसॉल्व करके देखा और बेस में भी डिसॉल्व करके देखा, और हमारे नतीजे कुछ इस तरह से हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिड में डिसॉल्व नहीं हुई पर बेस में डिसॉल्व हो गई। तो बेस में डिसॉल्व होने की इक्वेशन इसकी दी हुई है, और ये एक न्यू इक्वेशन है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में न्यू रिएक्शन लिखा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सो जब ये बेस में डिसॉल्व हो गई और एसिड में नहीं हुई, तो इस वजह से हमने कंक्लूड किया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जब हमने उसको एसिड और बेस में डिसॉल्व किया तो वो दोनों में ही डिसॉल्व हो गया। उसके दोनों के डिसॉल्व होने की इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, और ये भी नई इक्वेशंस हैं और ये आपको याद करना पड़ेंगी। और इससे हमने कंक्लूड किया कि वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि वो दोनों में डिसॉल्व हो गया था, ठीक है। तो हमारी समरी ये है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड निकले, वाहिद एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड निकला, बाकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस 4 ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड या डाइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं। हाँ, वैसे हमारे पीरियड 3 के अंदर कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, पर केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड जैसा कॉन्सेप्ट भी होता है। उस वो तब कहते हैं जब कोई चीज ना पानी में डिसॉल्व हो, ना एसिड में डिसॉल्व हो, ना बेस में डिसॉल्व हो, यानी कि उन तीनों में से किसी में डिसॉल्व ना होती हो, तो उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं।
ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और भी कुछ चीजें। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड कोई है नहीं हमारे पास, pH 3 में नहीं है। वैसे न्यूट्रल ऑक्साइड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं अलग चीजों के, हमारे सिलेबस में pH 3 का कोई भी ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं है। ये टॉपिक समझ में आया बेटा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स? ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की जो नेचर है, ये पता करने के लिए हमारे पास जो हल है वो है, हमें उन्हें पानी में डिसॉल्व करके पीएच मेजर करनी है। अगर कोई क्लोराइड पानी में जाने के बाद पानी का पीएच 7 से कम कर देता है, अच्छा ये 7 से बढ़ाते नहीं है, तो इसमें ये वाली बात कि जी बेसिक क्लोराइड है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्लोराइड्स में। ये बेचारे एक ही काम करते हैं, पीएच को अगर चेंज करते हैं तो 7 से नीचे करते हैं, यानी कि ये क्लोराइड अगर होता है तो एसिडिक होता है। या वो पीएच चेंज नहीं करते, यानी कि वो एसिडिक क्लोराइड नहीं होते, न्यूट्रल क्लोराइड होते हैं। ठीक है। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो हमने देखा कि उसका पीएच 7 रहा। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल क्लोराइड है, उसने पानी का पीएच चेंज नहीं किया। पर जितने भी क्लोराइड मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा उनमें से वाहिद यही क्लोराइड है जिसने पीएच चेंज नहीं करना है pH 3 में, बाकी सबने करना है। इट इज दी ओनली न्यूट्रल क्लोराइड, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नीशियम ऑनवर्ड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, इन चारों क्लोराइड्स ने पानी का पीएच चेंज किया है। लिहाजा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जब भी पानी का पीएच लो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड ने पीएच को ज्यादा चेंज नहीं किया, 6.5 किया है, पर बहरहाल वो न्यूट्रल नहीं कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। ये इक्वेशन नई नहीं है मैग्नीशियम क्लोराइड वाली, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बट नीचे जो बिलो 3 रिएक्शंस आर न्यू, रेड कलर से जो मैंने लिखा हुआ है, तीनों आपको रट्टा मारना पड़ेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड अच्छा खासा एसिडिक है, क्योंकि जब आप उसको पानी में डालते हैं तो पानी का पीएच 7 से कम होकर 3 हो जाता है, विच इज काइंड ऑफ वेरी एसिडिक। और इसकी इक्वेशन नीचे लिखी हुई है। सिलिकॉन 4 क्लोराइड भी एसिडिक है। इसकी इक्वेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी इक्वेशन में SiO2 फॉर्म होता है, तो येलो सॉलिड बनता है इसकी, इस रिएक्शन के अंदर। और फॉस्फोरस 5 क्लोराइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड बनता है और HCl गैस बनती है। HCl गैस जहां भी बनेगी वहां व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे। तो ये 3 इक्वेशंस आपको याद करना पड़ेंगी बैठ के। ठीक है। तो बेसिकली सारे क्लोराइड्स में से एक क्लोराइड न्यूट्रल है, बाकी सारे क्लोराइड्स एसिडिक हैं pH 3 के। अब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में, एक सेकेंड। ये सारे नोट्स मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा मेरा साथ ये देना पड़ेगा कि आपके चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके, बेशक आप बुक से पढ़ लें या बुक खोल के देख लें और साथ रख के क्वेश्चंस करने के लिए, या मेरे नोट्स, आपने ना ये MCQs जो मैं आज आपको असाइन कर रहा हूँ ये सारे करने हैं। ठीक है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, इधर आपको जा रहा है अभी सेक्शन ए में। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर ही क्वेश्चंस लगाए हैं जरा। ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे MCQs के जो आंसर्स हैं वो ग्रीन से हाईलाइट हुए हैं, और रीजनिंग एक्सप्लेनेशन आपके सोल्यूशन साइड में लिखे हुए हैं यहाँ पे डिटेल में। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ये टोटल कितने MCQs हैं ये मैं आपको बता देता हूँ।
ये सारे आपने करने हैं ये टॉपिक पढ़ने के बाद, और कल तक करने हैं। थोड़ा सा साथ आपको इस वीक में मैं पुश करूंगा। 39 एमसीक्यूज हैं, सारे आंसर्स दिए हुए। 39 एमसीक्यूज मतलब 40 एमसीक्यूज 1 घंटे का काम होता है। चले आप 2 घंटे लगा लें, आज 2 घंटे दे दें केमिस्ट्री को इतने दिनों बाद। कल मुझे ये काम इसलिए चाहिए क्योंकि मैं कल थ्योरी क्वेश्चन असाइन कर दूंगा, वो बस फ्राइडे को आपने डिस्कस करना है। इस वीक हम ये खत्म करें ताकि जब आप स्कूल स्टार्ट करें तो मैं ग्रुप 7 नए चैप्टर से स्टार्ट कर सकूं। इसके पास से पास वैसे तो इलेक्ट्रॉनिकली मैंने अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दी है, पर इसकी हार्ड कॉपी आपके पास ऑलरेडी है। आपको स्कूल में इसकी हार्ड कॉपी दे दी गई है, वो एक चैप्टर के अंदर मिक्स होकर मिले हैं आपको, अलग से पीरियड 3 के नाम से नहीं मिले। आप देखिएगा, आपको किसी एक बुकलेट के अंदर पीरियड 3 के क्वेश्चन हैं, लास्ट में जो बुकलेट्स दी गई थी उनमें से। कोई सवाल किसी बच्चे का यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? सबको समझ में आ गया तो जरा चैट में लिख के बता दें कि क्लियर है सबको ये बात। ठीक है, गुड। चलें अब आप लॉग आउट हो जाएं, ठीक है। ये सारा चैप्टर पढ़ें, ये काम करके कल रिपोर्ट करें, सही। अल्लाह हाफिज। सर वो एक जनरल सवाल करना था आपसे, वो जी सीआई जी, के बारे में। बोलो। सर वो अभी 2 महीने रह गए हैं, और आप तो अपनी जगह सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मतलब हम लोग ही स्लो चल रहे हैं ऑनलाइन वगैरह की वजह से। लेकिन अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो हो जाएगा सिलेबस आपके हिसाब से? मतलब कि हम लोग प्रेप वगैरह भी कर लें सही से बेटा मई जून में। सिलेबस तो ऐसी बात है, जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो सिलेबस तो हम करा के ही भेजेंगे। हम इस वक्त ये माइंड में नहीं रख रहे कि सिलेबस किसी स्पेसिफिक डेट तक करा देना है, ठीक है। डेफिनेटली सिलेबस विद पास पेपर्स कराया जा रहा है, ठीक है। अभी जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं वो पास पेपर्स के साथ होते हैं। तो अगर हमारा सिलेबस अप्रैल के मिड में भी जाके खत्म होता है तो बच्चों ने जो भी चीज खत्म की होगी वो विद पास पेपर्स खत्म की होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ी होगी, क्वेश्चंस उन्होंने स्टार्ट करने होंगे। फिर दूसरा, जो आपके पेपर्स होते हैं उसमें पहले पेपर 2 होता है, फिर बीच में पेपर 3 होता है, और फिर एंड में पेपर 1 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 में 1 महीने का गैप होता है। तो स्टूडेंट आसानी से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि वो पेपर 2 पे पहले फोकस करें। और अनलाइक और ओ लेवल्स, आपको कोई 5-6 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी होती पेपर 2 की, ईयरली पास पेपर्स की सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स की करनी होती है। तो आई थिंक ये मैनेजेबल है। दूसरा, हम एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे अगर हमें कंस्ट्रेंट नजर आएगा, उसके बारे में एडमिन से बात हो गई है। आप परेशान नहीं हो, आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप सही से करें, बाकी सिलेबस खत्म कराना तो लाजमी हमारा काम है। और जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने है, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये साल थोड़ा अफेक्टेड तो है, बट अगर आप नोट करें कि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें थ्रेशोल्ड्स बहुत ही लो हैं, यानी कि उन्होंने लीनियंट मार्किंग की है बहुत। और उन्होंने एमसीक्यूज में, मेरी हिस्ट्री में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, 40 में से 22 पे ए दिया है, यानी कि आधे आधे क्वेश्चन गलत हैं तकरीबन, उस पे ए आया है बच्चों का, ठीक है। और 60 में से 31 पे ए आ गया है पेपर 2 में। सो वो भी आपको लीनियंट मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यूजुअली थ्रेशोल्ड लो होने का मतलब होता था पेपर डिफिकल्ट है, बट इन्होंने इस दफा कहा था कि हम लीनियंट मार्क करेंगे। थ्रेशोल्ड्स भी बता रहे हैं कि चीजें जो है वो स्टूडेंट्स को फेवर करना चाह रही हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप बस चैप्टर सही से पढ़ें जो पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे। ये परेशान होने वाली बात जो होगी ना वो तब होगी जब आप मार्च में पहुंच जाएं और 1 महीना रहता हो और बहुत ज्यादा सिलेबस खड़ा हुआ हो सर पे। तो मैं कहूंगा आप उस वक्त परेशान हो। अभी जनवरी है और अभी परेशान होने की कोई जरूरत बनती नहीं है आपकी किसी की भी। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू।